अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट टाइम तक जब तक क्लासेस चल रही थी, फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस को लेकर के, उसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक टाइम गैप जो है बीच में आ चुका है, और हो सकता है कि आप लोगों के माइंड से उनमें से कई चीज़ें स्लिप हो चुकी होंगी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एक बार हम फटाफट जो अब तक किया हुआ है उसको हम आज के पूरे लेक्चर के अंदर उसको हम रिवाइज करेंगे, ताकि आपको एकदम से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्टिंग हम जो लेंगे, हिस्ट्री जो हमने कर ली थी उस हिस्ट्री को अब हम नहीं लेंगे। हम डायरेक्ट जो कंसेप्ट है वो इंश्योरेंस के ऊपर आ जाते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है, यानी कि इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है। इंश्योरेंस बेसिकली देखो क्या है कि कोई भी जो हमारा लॉस हो सकता है फ्यूचर में, चाहे वो हमारे लाइफ को लेकर के हो, चाहे वो लॉस जो है वो हमारी किसी एसेट्स को लेकर के हो, उसकी सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। क्योंकि लाइफ जो है वो हमारी एक वैल्यूएबल है, और इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसको हम मॉनेटरी फॉर्म के अंदर काउंट नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन एसेट्स की जहाँ तक बात है, जो एसेट्स हमारे पास हैं उस एसेट्स की वैल्यू को हम कहीं ना कहीं पर काउंट कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक्चुअल के अंदर क्या है कि फ्यूचर के अंदर हमें कोई ना कोई नुकसान, कोई लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी रहती है, उस पॉसिबिलिटी को कहीं ना कहीं हम कंपनसेट करने की जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिश है, वो हमारे द्वारा की जाती है। और इसके अंदर बेसिकली कोई ना कोई कंपनी होती है, दूसरी पार्टी होती है, और उस कंपनी को हम इंश्योरेंस कंपनी की कैटेगरी के अंदर हम लेकर के आते हैं। तो इंश्योरेंस के अंदर एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा लॉस है, हम अपने लॉस को बहुत सारे लोगों के ऊपर एक तरह से एक सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर एक मैकेनिज्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे वो जो हमारा लॉस है वो अकेले हम उस लॉस को नहीं सहते, बल्कि कुछ लोग उस लॉस को हमारे साथ मिलकर के सहते हैं। इसी तरह से अगर किसी और पर्सन को लॉस हो जाता है, तो उस केस के अंदर हम भी एक पार्टी होते हैं, जो कि उस लॉस को प्रपोर्शनेट जो है बियर करने का काम हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो इंश्योरेंस क्या है, अपने आप में एक सोशल प्लान है। ये किस तरह का प्लान है? ये इस तरह का प्लान है कि वेयर इन पर्सन्स कोलेक्टिवली शेयर द लॉसेस ऑफ रिस्क। यानी कि इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो कलेक्टिव फॉर्म के अंदर अपना जो रिस्क है उसको दूसरों के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। आपस में हम एक दूसरे के लॉस को हम बांट लेते हैं। यानी इंश्योरेंस क्या हो गया, एक प्रोसेस है इन विच अनसर्टेनिटी आर मेड सर्टेन। यानी कि जो हमारा नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को हम बहुत सारे लोगों के बीच में यहाँ पर हमारे द्वारा डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दिया जाता है। इसको हम इंश्योरेंस की कैटेगरी में लेते हैं। तो इंश्योरेंस अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम बीमा कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारे लॉस को वहाँ पर पूरा करने का काम करती है। और बदले में एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जैसा भी आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है, हम उनको जो प्रीमियम है वो प्रीमियम हमारे द्वारा यहाँ पर दे दिया जाता है। तो ये है एक तरह से बेसिकली इंश्योरेंस। अब हम इंश्योरेंस की जब बात करते हैं तो फिर बात आ जाती है कि इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से नेचर हो सकती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स या इसके साइलेंट फीचर्स क्या होंगे। तो इंश्योरेंस अभी हमने क्या कहा कि हमने क्या किया, एक कलेक्टिव एफर्ट्स कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप में ये देखो एक कोऑपरेटिव डिवाइस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है आपस में अपना अमाउंट इकट्ठा करते हैं एक तरह से। हालांकि इकट्ठा जो है वो कलेक्टिव किया इंश्योरेंस कंपनी ने, लेकिन अमाउंट किसका है, उन सारे पॉलिसी होल्डर्स का है जिन्होंने उस पॉलिसी को परचेज किया हुआ है। ताकि कोई भी अगर अनसर्टिनिटी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो वहां से वो अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि हमने अपना जो रिस्क है वो हमने ट्रांसफर कर दिया। यानी एक पर्सन को
कोई पर्टिकुलर लॉस पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं होता, उसके लॉस को लोगों के द्वारा शेयर किया गया। दूसरे वर्ड्स के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रिस्क है उस रिस्क को हमने स्प्रेड कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के अंदर हमने उसको फैला रखा है। कौन से पर्सन? जिन्होंने आप उसी पॉलिसी को लिया है, उसी प्लान को लिया है जिसको आपने यहाँ पर लिया है। तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके किसी भी प्लान की सक्सेस या फेलियर उसके कस्टमर के नंबर के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेंगे। जितने ज़्यादा पर्सन किसी कंपनी के पास होंगे, पर्सन का मतलब पॉलिसी होल्डर, उतना ज़्यादा कंपनी जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सकती है और प्रॉफिट जनरेट करके उस प्रॉफिट्स का एक हिस्सा, एक पार्ट वो आपको यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है। अब इसी तरह से जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो जो जो अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी के बदले में देते हैं उसको हम यहाँ पर देखो प्रीमियम की फॉर्म के अंदर लेकर के आते हैं। और जब प्रीमियम की अमाउंट को डिसाइड किया जाता है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमारी एज कितनी है, हमारे बिजनेस की नेचर क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए हम पॉलिसी ले रहे हैं, कौन कौन सी क्लॉज हम, कौन कौन से ऑप्शन हम उसके अंदर लेने जा रहे हैं, उसके बेस के ऊपर प्रीमियम जो है वो डिसाइड किया जाता है। अगर हमारी एज कम है और हम कोई इंश्योरेंस का प्लान लेते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट होगा वो अमाउंट हमारा जो है काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम 40-50 के आसपास जाकर के एज में जाकर के अपना इंश्योरेंस करवाएंगे तो प्रोपोर्शनेटली उसके मुकाबले में जिस पर्सन ने 20-25 के अंदर जाकर के इंश्योरेंस करवाया है, हमारा प्रीमियम जो है हमें तो प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस देखो अपने आप में क्या बन गई, एक सर्विस बन गई। कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ सर्विस भी है कि ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कोई गुड्स प्रोवाइड यहाँ पर नहीं की जा रही। अब कई बार लोगों को ये भी लगता है कि इंश्योरेंस जो है कहीं ना कहीं पर शायद एक गैम्बल है। तो इंश्योरेंस में और गैम्बलिंग में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है कि अगर आप गैम्बल करते हैं तो वो अपने आप में एक इलीगल एक्टिविटी है जिसके ऊपर बैन है। लेकिन इंश्योरेंस क्या है, वो अपने आप में एक लीगल एक्टिविटी है। जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमारे पीस ऑफ माइंड होता है, यानी कि हमारे मन में एक शांति आती है। लेकिन जब हम जुआ खेलते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे मन की जो शांति है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो हमारा कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब हो जाता है। एक जो गैम्बलर है वो अननेसेसरी रिस्क के लिए पेमेंट करता रहता है। जीतेगा हारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है। लेकिन जब हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो इंश्योरेंस के अंदर जो हम प्रीमियम देते हैं वो एक्चुअल के अंदर हमने एक नेसेसरी जो हमारा रिस्क था उस रिस्क को कवर करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर दिया गया। इसी तरह से कई बार ये भी मान लिया जाता है कि इंश्योरेंस जो है इट मे बी ए चैरिटी, जबकि चैरिटी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी को चैरिटी करते हैं तो वहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन हमारा नहीं होता है। लेकिन जब हम इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस के अंदर हमारा जो कंसिडरेशन है वो हमारा यहाँ पर जरूर होगा। इसी तरह से इंश्योरेंस अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है, यानी कि जो नुकसान हमारा हो जाता है उस नुकसान की, उस लॉस की पूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ इंश्योरेंस के अंदर एक और ख़ास बात क्या होती है, अटमोस्ट गुड फेथ की बात आ जाती है। यानी कि जब भी हम अपना इंश्योरेंस करवाएं हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बारे में जो भी पॉलिसी के अंदर पूछा जा रहा है उसके बारे में हम क्लियर कट सारी की सारी बातें हमारे द्वारा यहाँ पर बता देनी चाहिए। इसी तरह से इंश्योरेंस करने वाले एजेंट का, कंपनी का, उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो भी हमें सारी की सारी बातें यहाँ पर बताएगा। तो एक्चुअल में इंश्योरेंस क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो आपने पढ़ा हुआ है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, उसी के अंदर ये भी कवर हो जाता है। हालांकि इंश्योरेंस का एक्ट अलग से भी है लेकिन उसके बावजूद भी ये उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि जो सेक्शन 10 था वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आएंगी कि पार्टीज की आपस में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, रिटर्न के अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई होनी चाहिए, साथ ही साथ उसके ऊपर जो आपके लीगल ऑब्जेक्टिव है वो भी आपका होना चाहिए। तो ये तो होगी इसकी करेक्टरिस्टिक्स।
उसके बाद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने बताया था, फिर हम दोबारा अगेन फटाफट डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो आते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है? गाइडलाइन, एक तरह से स्टेटमेंट्स हैं जो आपको गाइड करती हैं। तो इंश्योरेंस का जो पहला मेन प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट। इंश्योरेंस इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन अगर अपना इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उस या किसी संपत्ति का एसेट्स का इंश्योरेंस करवाएगा तो उसका उस एसेट्स के अंदर या उस पॉलिसी के अंदर उसका कहीं ना कहीं इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भी ये इंश्योरेंस इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? तो इंश्योरेंस इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि उस जिस वस्तु का, जिस एसेट्स का, जिस पर्सन का बीमा करवा रहे हैं उसके रहने से आपको फाइनेंशियल कोई ना कोई बेनिफिट होता हो और उसके ना रहने से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस आपको होता हो। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है, दोनों का एक दूसरे में यहाँ पर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर होता है। इसी तरह से दूसरा जो प्रिंसिपल हमारा हो सकता है वो हमारा हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का, यानी कि प्रतिस्थापना का सिद्धांत। अब प्रतिस्थापना का सिद्धांत ये कहता है बेसिकली अगर हमने किसी व्यक्ति की कोई भी पेमेंट हमारे द्वारा कर दी गई है, उस केस के अंदर जिसकी हमने पेमेंट की है उसके जितने भी राइट थे थर्ड पार्टी के प्रति, वो सारे के सारे राइट जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपने मकान का 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया था, लेकिन मिस्टर वाई जो उसका पड़ोसी है उसने कोई लापरवाही कर दी जिसकी वजह से एक्स को मकान को नुकसान हो गया। अब नेचुरल सी बात है एक्स जो है वो इंश्योरेंस के लिए क्लेम करेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी जब एक्स को पेमेंट कर देगी तो उसके बाद अब इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट मिल गया कि इंश्योरेंस कंपनी वाई के खिलाफ, वाई के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर जा करके मुकदमा दायर करे और वहां से अपनी हानियों की पूर्ति वो कर ले। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। उसके बाद फिर एक प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। अब इंडेमिनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल के अंदर जो आपको लॉस होता है उस लॉस को यहाँ पर आपको कंपनसेट किया जाएगा। यानी इंश्योरेंस जो है वो इसलिए नहीं दिया गया आपको कि आपका उससे कोई फायदा दिया जाएगा। इंश्योरेंस आपको इसलिए दिया जाता है कि अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, आपको कोई नुकसान हो जाता है तो उस केस के अंदर जो आपका एक्चुअल के अंदर लॉस हुआ है उस लॉस को कंपनसेट किया जाता है। यानी कि लॉस होने से पहले आप जिस सिचुएशन के अंदर थे उसी सिचुएशन के अंदर आपको वहां पर ला दिया जाता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया इस प्रिंसिपल का, इंडेमनिटी का, कि जितना आपको एक्चुअल लॉस हुआ है उसको काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि आपने सम एश्योर्ड कितना करवाया है, यानी कि आपकी पॉलिसी कितने की है। सपोज आपने पॉलिसी ली हुई है 10 लाख की, आपको नुकसान हो जाता है 6 लाख का, तो उस केस के अंदर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपको 10 लाख दिए जाएं। अगर आपको 10 लाख दिए जाते हैं तो लॉस आपका कितना हो रहा है 6 लाख का, तो आपको तो 4 लाख प्रॉफिट हो गया ना। तो आपको प्रॉफिट नहीं देना इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी आपको 6 लाख की कंपनसेशन यहाँ पर देगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, लॉस आपको 12 लाख का हो जाता है, तो उस केस के अंदर भी आपको 10 लाख जो आपका मैक्सिमम इंश्योरेंस अमाउंट है वही आपको मिलेगा। यानी जितना सम एश्योर्ड है और जो एक्चुअल में आपको लॉस हुआ है विच एवर इज लेस, दोनों में से जो अमाउंट आपकी है वो आपको मिलेगी। लेकिन ये बात है प्रिंसिपल जो चल रहा है हमारा, ये प्रिंसिपल हमारा इम्प्लीमेंट होता है जर्नल इंश्योरेंस के अंदर। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये यहाँ पर आपका इम्प्लीमेंट नहीं होता।
इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक बार में बहुत सारे अपने इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो ले लेते हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी की सपोज 2 पॉलिसी ली हुई है और आपको उस गाड़ी का नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पर वो आपकी इच्छा है कि आप दोनों में से जिस भी कंपनी से आप इंश्योरेंस क्लेम करना चाहो आप कर लो, या जितना आपको लॉस हुआ है उस लॉस को प्रपोर्शनेट जो आपका सम एश्योर्ड है उसके अंदर डिवाइड करके आप दोनों कंपनियों से ले सकते हो। सपोज आपने एक ही कंपनी से ले लिया, तो उस केस के अंदर जो दूसरी कंपनी का क्लेम बनता है वो पहली कंपनी से क्लेम जो है वहां पर ले लेती है। लेकिन अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है और हमारी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर अगर हमारे 10 इंश्योरेंस है तो हमें 10 के 10 इंश्योरेंस की जो पेमेंट है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। हमें यहाँ पर ये नहीं होगा कि हम किसी एक से लेंगे। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो भी हम बात करें, यानी कि जब हम इंश्योरेंस अपने आप में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो डिस्क्लोजर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि जो भी बातें हमारे उनसे द्वारा पूछी जाएं वो सारी की सारी बातें हमें बतानी है। किसी स्टेज के ऊपर मान लीजिए अगर हम कोई बात नहीं बताते हैं या कोई बात हमने छुपो ली और वो बात जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में वॉइडेबल की कैटेगरी के अंदर ला करके आपके उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर रद्द घोषित करवा सकती है। इसी तरह से इंश्योरेंस जब होता है या हमें कोई नुकसान हो गया इंश्योरेंस के अंदर, तो वहां पर ये देखा जाता है कि इंश्योरेंस का रीजन क्या है। रीजन जो है हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक हमारा नजदीक का रीजन होता है, एक हमारा दूर का होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली क्या करती है, प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपने इंश्योरेंस का रीजन जो आपने लॉस का रीजन देखना है, वो लॉस का रीजन आपने निकट का रीजन जो होगा वो आपने यहाँ पर काउंट करना है जिसकी वजह से हानि हुई थी। एक केस था हैमिल्टन का, उस केस के अंदर क्या हुआ कि समुद्री जहाज का बीमा जो है वो करवा रखा था और बीमा इस बात का करवाया था कि पानी से अगर कोई भी वाटर से लॉस हो जाता है तो उसकी पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। अब उसके अंदर हुआ क्या कि जहाज के अंदर जो सामान रखा हुआ था वो सामान पानी की वजह से खराब हो गया। अब पानी कहाँ से आया कि एक चूहे के द्वारा बाथरूम के पाइप में सुराख कर दिया। अब जब ये मामला इंश्योरेंस कंपनी के पास गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट करने से मना कर दिया। तो फिर मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई यहाँ पर जो नज़दीक का कारण है लॉस का, वो लॉस का नज़दीक का कारण यहाँ पर समुद्र का पानी है, इसीलिए आपको पेमेंट जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी। इसी तरह से एक बात और इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आ जाता है मिटिगेशन ऑफ लॉस का। मिटिगेशन ऑफ लॉस का जो प्रिंसिपल है वो हमारा ये कहता है कि हमें अपने लॉसेस को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने अपनी किसी एसेट्स को इंश्योरेंस करवा लिया और अगर उसको नुकसान हो रहा है तो हम चुपचाप खड़े होकर साइड में देखते रहें कि भी कोई बात नहीं, लॉस होने दो, इंश्योरेंस करवा रखा है। तो वहाँ पर ये माना जाता है कि आपको रिस्पॉन्सिबल फॉर्म के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह काम करना है। यानी कि अगर आपने इंश्योरेंस ना करवा रखा होता तो आप जो उपाय करते वो सभी की सभी एक्टिविटीज जो हैं वो आपको यहाँ पर करनी है। यानी कि अगर हमने अपने मकान का फायर इंश्योरेंस करवा रखा है और किसी वजह से मकान को आग लग जाए तो उस केस के अंदर हमें फायर ब्रिगेड को भी बुलाना चाहिए, पड़ोसियों को मदद करने के लिए बुलाना चाहिए। यानी कि हमें हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठना, अपने लॉसेस को हमें मिनिमाइज करने की कोशिश यहाँ पर करनी है। तो ये जो है बेसिकली जो है हमारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं। एग्जाम के अंदर कई बार शॉर्ट नोट में एक या दो प्रिंसिपल वो आपको दे देता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट दीजिए, या फिर कई बार ये भी होता है कि आपसे इंश्योरेंस का मीनिंग पूछ करके और साथ ही आपसे इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपसे ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो एक पॉइंट और आ जाता है इसी टॉपिक का, वो आ जाता है कि जब हम इतनी सारी बात कर रहे हैं आपके बीकॉम फाइनल के अंदर इस सेमेस्टर में इंश्योरेंस का एक सब्जेक्ट जो है वो फुल फ्लेज्ड फॉर्म के अंदर आया हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव भी है, इंश्योरेंस की कोई ना कोई इसकी इम्पोर्टेंस भी है। तो अब हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस को लेकर के।
तो नेशनल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं हमारे, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडिविजुअल भी और हमारे इकोनॉमिक भी। तो फटाफट हम जो है इनको यहाँ पर कर लेते हैं, हालांकि इसको हम कर चुके हैं। तो पहली बात आ जाती है इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स की। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो ये बात आ जाती है सेफ्टी की, कि इंश्योरेंस के अंदर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, सेफ्टी। सेफ्टी किसके अगेंस्ट, हमारे रिस्क के अगेंस्ट, कि यानी कि कोई भी अनसर्टिनिटी अगर हो जाती है जिससे हमें कोई लॉस हो जाता है तो उस केस के अंदर हमारी सिक्योरिटी यहाँ पर हो जाती है। इसी तरह से ये आपके लिए एक फोर्स्ड सेविंग भी है। वो इसलिए है कि इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80C में आपको रिबेट मिल जाती है अगर आपने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी यहाँ पर ली हुई है, तो इसलिए भी व्यक्ति जो है इसके अंदर चला जाता है। इसी तरह से अगर हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हम मेंटल पीस जो है हमारे माइंड के अंदर यहाँ पर रहता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी भी है। वो इसलिए है कि मान लीजिए किसी परिवार के अंदर एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है या वो हैंडीकैप हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उनके लिए रोजी रोटी या 2 टाइम की जो रोटी खानी है वो खर्च करने के लिए भी, उसको बियर करने के लिए भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था तो उस केस के अंदर उनको जो है एक अमाउंट मिल जाता है जिससे वो इकोनॉमिक फॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं प्रो इंडिपेंडेंट होकर के अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह से क्रेडिट की फैसिलिटी भी है, यानी कि अगर आपके पास अपनी कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है या कंपनी ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो कंपनी अगर चाहे तो अपनी उस इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रख करके उसके ऊपर क्रेडिट की फैसिलिटी जो यहाँ पर ले सकती है। इसी तरह से अगर हम मॉर्टगेज करना चाहें अपनी प्रॉपर्टी को तो हम वहाँ पर मॉर्टगेज जो है वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी पर्सन ने मान लीजिए अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवा दिया। अब मॉर्टगेज अगर उसने करवा दिया और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उस केस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी का अगर इंश्योरेंस करवा दिया गया था तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी पर्सन का अगर इंश्योरेंस था और पर्सन की डेथ हो गई, उस केस के अंदर जो वहाँ से अमाउंट मिल जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस पेमेंट को करके अपनी प्रॉपर्टी हमें जो यहाँ पर वापस भी मिल सकती है। इसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कई तरह के टाइप्स के प्रोडक्ट हमें देती है, उनके अंदर हम अपना अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमें बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं इससे हमें ये मिलते हैं। और साथ ही साथ फ्यूचर की जो हमारी नीड्स हैं, यानी कि बुढ़ापे के अंदर जा कर के प्रॉब्लम आ जाती है हमें बच्चों के एजुकेशन के ऊपर या मैरिज के ऊपर हमें खर्च करना अमाउंट, तो वो अमाउंट भी हम जो है हमें इंश्योरेंस की वजह से हमें वो एक अमाउंट मिलता है, यानी कि छोटी छोटी स्मॉल सेविंग इकट्ठी हो जाती है। तो बेसिकली देखो, जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस स्पेशली, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सेफ्टी प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्टिव है हमारे यहाँ पर छुपे हुए होते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारा आज के टाइम में रिस्क है, तो अगर हमने उसके से रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस करवा रखा है और अगर हमें लॉस हो जाता है उसके वजह से, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी पेमेंट हमें यहाँ पर मिलेगी। और अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपका माइंड जो है वो आपका फ्री रहेगा। जितना माइंड फ्री होगा उतना ही हम जो है काम जो है फ्री होकर के करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि हमारी एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज होगी। क्रेडिट की फैसिलिटी आपको मिल सकती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म है हमारी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, उसका गुडविल का अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट, वो अमाउंट हम यहाँ पर देना पड़ता है। तो अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस से हमें यहाँ पर हेल्प जो है मिलेगी। इसी तरह से एम्प्लॉई का वेलफेयर की अगर हम बात करें तो कर्मचारी को एक अच्छे मालिक की यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय को सब तरह की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करे। तो उसके लिए एम्प्लॉय क्या करता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ले लेता है, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेता है, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम एम्प्लॉय को आ जाती है तो उस केस के अंदर वो जो पेमेंट करनी है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉयर के द्वारा वहाँ पर बड़े आराम से इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है वहाँ से करवा दी जाती है। इसी तरह से फाइनेंशियल हेल्प जो है वो हमें यहाँ पर
मिल सकती है। सोशल एस्पेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जब इंश्योरेंस कंपनी काम करेगी तो नेचुरल सी बात है कि उसके अंदर बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। कोई वहाँ पर मैनेजर की फॉर्म में काम करेगा, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, कोई असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, कोई एजेंट होगा, कोई क्लर्क होगा। नंबर ऑफ पर्सन जो है वहाँ पर अपॉइंटेड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल रही है। इसी तरह से बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कंपनी में फुल टाइम जॉब पर होते हैं, और कुछ लोग जो है वहाँ पर एजेंट के फॉर्म में, यानी कि पार्ट टाइम की फॉर्म के अंदर कुछ लोग वहाँ पर अपना काम जो है वो करते हैं। तो इससे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब की एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारा यहाँ पर होगा। साथ ही साथ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। स्टैंडर्ड लिविंग हमारा इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि हमारी एजुकेशन को लेकर के या किसी भी तरह की आफ्टर रिटायरमेंट को लेकर के हमारी लाइफ के जो स्टैंडर्ड हैं वो हम यहाँ पर मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमें इंश्योरेंस की वजह से हमें वहाँ पर जो है बेनिफिट हमें मिलता है, अमाउंट हमें मिल जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर आ गया है, वो मैं एक बार ये पॉइंट पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं करवाऊंगा। पार्टनरशिप के बारे में कोई जानना चाहता है? ओके। फिर अगर हम बात करें लॉसेस की, तो हमारी जो लॉसेस हैं वो लॉसेस हमने यहाँ पर एक व्यक्ति ने नहीं लिए, वो लॉसेस हमने बहुत सारे लोगों के अंदर यहाँ पर हमने अपने बांट दिए। नेशन की बात करें, कंट्री की बात करें, तो किसी भी कंट्री के लिए कैपिटल फॉर्मेशन का होना बड़ा जरूरी है। आपके पास आज 100 रुपीज़ हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्म के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर उन अमाउंट को हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कोई ले ली है तो वो अमाउंट छोटी छोटी स्मॉल सेविंग इकट्ठी हुई, और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसके बाद उसको कंपनियों की सिक्योरिटी के अंदर जा करके फर्दर उसको इन्वेस्ट करती है, जिससे कि कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से 1991 से पहले इंश्योरेंस का जो सेक्टर था वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था। उसके बाद हमने क्या किया, जब एलपीजी का कंसेप्ट आया तो इंश्योरेंस कंपनी को भी इंडियन कंपनी के साथ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमने काम करने के लिए फ्री कर दिया। और अब जो है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 100% की एफटीआई जो है वो आपकी हो चुकी है। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में आता है। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पूरी की पूरी कंट्री का यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ नेशनल सेविंग होती है, यानी छोटी छोटी जो स्मॉल सेविंग है वो इकट्ठी हो करके वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गई। इंश्योरेंस कंपनी उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फिर कंपनियों के अंदर डायरेक्ट फॉर्म के अंदर लगाती है। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी और क्या करती है कि जो पैसा हमने प्रीमियम के रूप में डिपॉजिट करवाया उस पैसे को मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगा देती है। और किसी भी कंट्री की लॉन्ग टर्म की डेवलपमेंट के लिए उस कंपनी की स्टॉक मार्केट यानी कि कैपिटल एज वेल एज मनी मार्केट भी दोनों की दोनों जो है फुल्ली डेवलप होनी चाहिए। और वो डेवलप कब होंगी? जब उसके अंदर वेरियस टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनकी मार्केटेबिलिटी होगी और लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। हम डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते कई बार, तो वहां पर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे द्वारा ही यहाँ पर की जा रही है। फिर एक बात आ गई थी टाइप्स ऑफ पॉलिसी की। टाइप ऑफ पॉलिसी की बात करें तो आगे जाके हालांकि इसके ऊपर हमारे अलग अलग चैप्टर भी बनेंगे, लेकिन फिर भी हम ब्रीफ एक बार ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस का। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि हम अपने लाइफ का हमने इंश्योरेंस करवा लिया। तो लाइफ का इंश्योरेंस करवा लिया तो उसके अंदर जब तक हम चाहें, यानी कि जैसी हमारी नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान ले सकते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के हम लेते हैं, एक हमारा होल लाइफ पॉलिसी होता है। होल लाइफ पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि हम पूरे लाइफ के तक उसका प्रीमियम भरते रहते हैं, और हमारी डेथ होने के बाद उसकी पेमेंट जो है जिसको हम नॉमिनेट करके जाते हैं उस पर्सन को पेमेंट वहाँ पर मिल जाती है। इसी तरह से एक हमारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिल करके अपने इंश्योरेंस जो है वो करवा लेते हैं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने मिल करके अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले ली, और दोनों में से अगर किसी के साथ भी किसी की भी डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर दूसरे व्यक्ति को इंश्योरेंस की पेमेंट जो है यहाँ पर मिलती रहती है, और प्लान जो है वो आपका यहाँ पर चलता रहता है। इसी तरह से एक हमारा ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ये ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो
कंपनी वाले होते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर ले लेता है। इसी तरह से एक हमारा मनी बैक प्लान होते हैं जो बड़े पॉपुलर हैं। मनी बैक प्लान के अंदर क्या हम करते हैं कि जो हमने पॉलिसी ली, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका कुछ अमाउंट हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने 16 ईयर की कोई मनी बैक पॉलिसी ले ली और उसके अंदर वो क्या करते हैं कि जब आफ्टर 4 ईयर उसका 10% या 15% जो भी उनका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट आपको हर 4 साल के बाद मिल जाता है। जितना अमाउंट आपका बच जाता है वो अमाउंट प्लस टोटल पॉलिसी के अमाउंट के ऊपर जो आपका बिजनेस जो आपका बनता है वो अमाउंट सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस की, तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपका मोटर का बीमा आता है, फायर इंश्योरेंस भी है, मैरिन इंश्योरेंस है, इंजीनियरिंग है, और आपका साथ ही साथ जो है वो मिसलेनियस इंश्योरेंस भी इसके अंदर आपका